लंदन के वेवली इलाके में ज़्यादातर गुजराती रहते हैं। नैरोबी से लंदन आकर बसे घनश्याम सुंदरलाल अमीन भी अपनी पत्नी सुनंदा के साथ वेवली में ही रहते हैं। वे लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन के ड्राइवर थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद वे पत्नी के साथ आराम से रह रहे थे। घनश्याम भाई को सोशल स्कीम के तहत अच्छा पैसा मिल रहा था। इसके अलावा उनकी खुद की बचत भी थी। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी के अलावा कि वे औलाद थे। गोद में खेलने वाला कोई नहीं था, जिसका पति पत्नी को काफ़ी दुख था। किसी दोस्त ने घनश्याम को सलाह दी कि वे कोई बच्चा गोद ले लें। ब्रिटेन में बच्चा गोद लेना बहुत मुश्किल है, वो भी भारतीय परिवार के लिए तो और भी मुश्किल है। इसलिए घनश्याम भाई ने अपने किसी भारतीय दोस्त की सलाह पर कोलकाता की एक स्वयंसेवी संस्था से बात की। उस संस्था ने एक अनाथ आश्रम से उनका परिचय करा दिया। अनाथ आश्रम वालों ने घनश्याम भाई से कोलकाता आने को कहा। वे पत्नी के साथ कोलकाता आ गए। कोलकाता के उस अनाथ आश्रम में उन्हें सुचित्र नाम की एक लड़की पसंद आ गई। वो 15 साल की थी, जन्म से बंगाली और महज बंगाली व हिंदी बोलती थी। देखने में एकदम भोली, सुंदर और मुग्धा थी। पति पत्नी ने सुचित्र को पसंद कर लिया। सुचित्र भी उनके साथ लंदन जाने को तैयार हो गई। घनश्याम भाई ने सुचित्र को गोद लेने की तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली। सुचित्र को वीज़ा दिलाने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तरह तरह के प्रमाण पत्र देने पड़े। आखिरकार 6 महीने बाद सुचित्र को वीज़ा मिल गया। सुचित्र जब अब लंदन पहुंच गई, उसके लिए वहाँ सब कुछ नया नया था। देश नया, दुनिया नई, भाषा नई, लोग नए। वहाँ उसका एक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। उसने जल्दी ही इंग्लिश भाषा सीख ली। वो गोरी थी और छोटी भी, इसलिए जल्दी से गोरे बच्चों के साथ घुल मिल गई। स्कूल में गुजराती, पंजाबी और बांग्लादेश से आए परिवारों के तमाम बच्चे पढ़ते। सुचित्र अब बड़ी होने लगी थी। वो अकेली लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन में सफ़र कर सकती थी। वो बिल्कुल अकेली पिकाडाली तक जा सकती थी। वो पढ़ने में भी अच्छी थी। सुचित्र को गोद लेने वाले घनश्याम भाई और उनकी पत्नी सुनंदा खुश थे अपनी इस बेटी से। छुट्टी के दिनों में वे कभी उसे मैडम तुसाद म्यूजियम दिखाने ले जाते, तो कभी उसे साइड पार्क घुमाने ले जाते। दोस्तों के घर पार्टी में भी वो सुचित्र को हमेशा साथ रखते। सुचित्र सुनंदा को मम्मी कहती तो वो खुश हो जाती। उन्हें ऐसा लगता सुचित्र उन्हीं की बेटी है। वो स्कूल तो जा रही थी, अब कभी कभार अपनी सहेली के घर रुक जाती थी। समय के साथ अब वो हर शनिवार को सहेली के घर रुकने की बात करने लगी थी। अभी वो 17 साल की ही थी। एक दिन सुनंदा को पता चला कि सुचित्र घर से तो अपनी सहेली के घर जाकर रुकने की बात बोलकर गई थी, पर वो सहेली के घर गई नहीं थी। उन्होंने सुचित्र से सख्ती से पूछताछ की, तो सुचित्र जो है वो खींच कर बोली, मैं कहीं भी जाऊं, इससे आपको क्या मतलब। सुचित्र की इस बात से घनश्याम भाई और सुनंदा को गहरा धक्का लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरी घटना घटी। सुचित्र अक्सर स्कूल नहीं जाती थी। घनश्याम भाई और सुनंदा ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि सुचित्र सुखवीर नाम के एक पंजाबी लड़के के साथ घूमती है। वो स्कूल छोड़कर उसके साथ बाहर घूमने चली जाती है। घनश्याम भाई ने शाम को सुचित्र से कहा कि मुझे पता चला है कि तुम सुखबीर नाम के किसी लड़के के साथ घूमती हो, क्या ये सच है। यह सुनकर सुचित्र ने कहा, मैं कहाँ जाती हूँ और बाहर जाकर क्या करती हूँ ये आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। सुनंदा ने कहा, तुम हमारी बेटी हो,
हमें चिंता होती है। तुम अभी 17 साल की ही तो हो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपने अपने फ़ायदे के लिए मुझे गोद लिया है। मैं आपकी कोख से पैदा नहीं हुई हूँ। मेरे ऊपर आपके बहुत कम अधिकार हैं, समझी? मतलब? सुनंदा ने पूछा। मैं तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हूँ। मेरे शरीर पर मेरा ही अधिकार है। सुचित्र की बात सुनकर घनश्याम भाई को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सुचित्र को एक तमाचा मार दिया। सुचित्र चिल्लाई, अगर दूसरी बार आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला लूँगी। घनश्याम भाई ने कहा, मैं खुद ही पुलिस को बताऊंगा कि मेरे द्वारा गोद ली गई बेटी पढ़ने की उम्र में गलत काम करती है, तो मैं सामाजिक काउंसलिंग में भेज दूंगा। उसके बाद भी नहीं सुधरी तो फिर भारत वापस भेज दूंगा। भारत वापस भेजने की बात सुनकर सुचित्र सोच में पड़ गई और एकदम चुप हो गई और अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन उठकर उसने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी। यह सुनकर घनश्याम भाई और सुनंदा शांत हो गए। सुनंदा ने देखो बेटा, ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपना कैरियर बना लो। अभी तुम टीन एज हो। जिस लड़के के साथ मन हो नहीं घूम सकती। सुचित्र ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी, इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करूँगी। इसके बाद सुचित्र नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे इस बात को काफ़ी समय बीत गया। एक दिन घनश्याम भाई और सुनंदा के पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की कि हमारे बगल वाले घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। तुरंत पुलिस आ गई। घर का दरवाज़ा बंद था, पर अंदर से ताला नहीं लगा था। पुलिस ने धक्का मारा तो दरवाज़ा खुल गया। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो बेडरूम में घनश्याम भाई और उनकी पत्नी की लाशें पड़ी थी। पूछताछ में पड़ोसी ने बताया कि इनके साथ गोद ली गई एक बेटी भी रहती थी। उस समय वो घर में नहीं थी। दोनों लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उनकी गोद ली गई बेटी गायब थी। पता चला कि वो कई दिनों से स्कूल भी नहीं गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि पति पत्नी की मरने से पहले खाने में नींद की दवा दी गई है और वो बाद में घनश्याम की हत्या चाकू से और सुनंदा की हत्या मुंह पर तकिया रखकर कर दी गई। पुलिस का पहला शक मारे गए पति पत्नी की गोद ली गई बेटी सुचित्र पर गया। उन्होंने घनश्याम भाई और सुचित्र के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। 2 ही दिनों में पुलिस सुचित्र के बॉयफ्रेंड सुखबीर के घर पहुंच गई। सुखबीर अकेला ही अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। सुचित्र भी उसी के घर पर मिल गई। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो सुचित्र और सुखबीर ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने प्रेम का विरोध करते की वजह से घनश्याम भाई और सुनंदा की हत्या की। सुचित्र ने बताया, उस रात मैंने ही अपने मम्मी पापा के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी जिससे वे जाग ना सके। दोनों गहरी नींद सो गए तो मैंने सुखबीर को बुला लिया। उसके बाद मम्मी के मुंह पर तकिया रखकर पूरी ताकत से दबाए रखा तो उनकी सांसों की डोर टूट गई। मम्मी के छटपटाने की आवाज़ सुनकर मेरे पापा जाग गए। सुखबीर अपने साथ चाकू लाया था। उसी चाकू से उसने पापा पर ताबड़तोड़ वार करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद हम दोनों भाग गए। दोनों के बयान सुनकर पुलिस हैरान रह गई। सुचित्र अभी नाबालिग थी। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो पता चला कि वो पेट से है। सुचित्र ने जो किया उसे सुनकर तो अब यही लगता है कि इस तरह बच्चों को गोद लेने में भी कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इस गोद ली हुई पुत्री ने अपने माँ बापों का सर झुका दिया था। दोस्तों, ये कहानी शिक्षाप्रद भी है और आप लोगों को सतर्क करने वाली भी है। कहानी होती है, लेकिन इसमें एक यदि सीख छुपी है उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो वो कहानी की सार्थकता होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।